वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। जय हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के बारे में, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। बहुत ही महान पर्सनालिटी के, महान व्यक्तित्व के स्वामी थे, जिन्होंने देश के लिए जो कुछ करके गए, उन्हीं की वजह से वो जब राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति के पद का मान उनकी वजह से बढ़ता था। जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर होता है तो वो राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति पद के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, जब वो राष्ट्रपति थे तो उनकी वजह से राष्ट्रपति पद का मान बढ़ा था। तो आज हम जानेंगे भारत के महान व्यक्तित्व के स्वामी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे। महान पर्सनालिटी के स्वामी हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में जन्म होता है। जन्म जो हुआ 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ। रामेश्वरम में हुआ। रामेश्वरम पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, रामेश्वरम के तमिलनाडु में हुआ इनका जन्म। एपीजे अब्दुल कलाम की एक बड़ी बहन थी और ये 4 भाई थे। 4 भाई में सबसे छोटे हमारे देश के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। इनके जो एपीजे करके आगे नाम है, ये साउथ इंडिया में ट्रेड था। जैसे बाबा का नाम, दादा का नाम जोड़ करके उनके पिताजी का नाम, खुद का नाम तो अब्दुल कलाम था, इनके पिताजी का नाम जैनुल आबदीन था। जैसे ही घर में परवरिश हुई, बच्चे ही थे, तो इनका घर की पुश्तैनी जो हालत थी बहुत अच्छी नहीं थी। इनके पिताजी क्या करते थे, एक रामेश्वरम में बिजनेस चलता था, जैसे कि नाव वाला सिस्टम, उसमें कुछ लोग बैठा करके इस पार से उस पार छोड़ते थे, कुछ बहुत पैसा मिल जाता था, उसी से घर का खर्चा चलता था। एपीजे अब्दुल कलाम बच्चे ही थे तो गांव के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाने लगे। तो वहाँ टीचर क्या, जैसे ही पढ़ते थे तो टीचर ने बताया कि जैसे पक्षी उड़ते कैसे हैं, और जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि पक्षियों की हड्डी खोखली होती हैं, या क्या होता है कि वो पंजों को अपने समेट लेती है और पंखों से उड़ान भरती हैं। तो इनके मन में भी एक सपना पलने लगा कि एक दिन मैं भी ऐसी उड़ान भरूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही मेहनती थे, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे इनकी उम्र बीतती गई, फिर 8 साल की उम्र पहुँचे तो इनके चाचा का लड़का अखबार बेचने का काम करता था, तो ये भी अखबार बेचने लगे। देखे कि घर की कंडीशन अच्छी नहीं है तो लाओ कुछ करके पेपर वगैरह बेचा जाए तो उससे खर्चा चलेगा। ये 4 बजे सुबह नहा धुल करके कोचिंग पढ़ने, मैथ्स की कोचिंग पढ़ने जाते थे। फिर क्या हुआ कि गांव में तो स्कूल था नहीं, फिर शहर में जा कर के पढ़ाई किए, इंटर किए। इंटर करने के बाद फिर बीएससी कर लिए। टीचर ने कहा बीएससी कर लो। अब बीएससी जब से इनका फाइनल बीएससी हो गया तो टीचर ने कहा ऐसा करिए, आप इंजीनियरिंग कर लीजिए। इंजीनियरिंग कहाँ से करेंगे, MIT इंजीनियरिंग कर लो। अब इंजीनियरिंग करने चले गए मद्रास, जिसका अब नाम है चेन्नई। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करने चले गए। अब कुछ दिन बीते तो टीचर ने कहा कि विमान की डिज़ाइन बनाना है, एक विमान की डिज़ाइन बनाना है। ये बना करके ले गए तो टीचर ने कहा कि ये विमान की डिज़ाइन अच्छी नहीं है, आप ऐसा करिए दूसरी विमान की डिज़ाइन बनाइए। और इनका एडमिशन जो हुआ था, इनकी जो बड़ी बहन थी उनकी शादी हो गई थी, उन्हीं के कंगन और चेन बेच करके इनका एडमिशन हुआ। टीचर ने कहा अगर बेस्ट डिज़ाइन आप नहीं बना करके देते तो आपको अगले साल स्कॉलर नहीं मिलेगा। स्कॉलर ही आगे पढ़ने के लिए व्यवस्था थी, अब कैसे पढ़ते आगे। तो इनके जो टीचर ने कहा कि विमान की डिज़ाइन, तो कहें कि सर 1 महीने का टाइम दे दीजिए। तो इन्होंने कहा नहीं, 1 महीने का टाइम तो नहीं दे सकती हैं, लेकिन एक
3 दिन का आपको समय देते हैं, यानी 72 घंटे का समय देते हैं। अगर उसमें आप डिजाइन बना लेते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आपकी स्कॉलर छिन जाएगी। इन्होंने खाना पीना छोड़ करके 24 घंटे केवल इसी का मन में बनाते रहें। और जब जिस दिन टेस्ट हुआ इनका, या विमान की डिजाइन बना करके टीचर के सामने ले गए तो टीचर भी खुश हो गया, बेस्ट डिजाइन थी। उसके बाद MIT से बढ़िया नंबर से पास हुए। अब MIT से पास होने के बाद एक नॉर्मल फैमिली में क्या होता है कि सरकारी सर्विस की ज़रूरत होती है, कोई सी सर्विस मिल जाए। सपना क्या बचपन से देख रहे थे कि उड़ने का सपना है, तो एयरफोर्स में जाने का सपना था। और जो एयरफोर्स का पेपर होना था वो होना था देहरादून। देहरादून में पेपर किस चीज़ का था? एयरफोर्स का पेपर था। अब एयरफोर्स के पेपर के पहले ये चले गए दिल्ली में साइंटिस्ट का पेपर दिए। अब साइंटिस्ट का पेपर इंटरव्यू देने गए, तो उसके बाद ये चले गए घूम करके देहरादून गए। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ये चले गए पेपर देने। वहाँ पर 8 वैकेंसी थी, 25 लड़के पहुँचे थे। 25 लड़के वहाँ पर पहुँचे थे। अब वैकेंसी कितनी थी? 8 लड़के लेने थे उसमें। और जो APJ अब्दुल कलाम का जो नंबर आया वो 9वीं रैंक आई। 9वीं रैंक, यानी 1 रैंक से पीछे हो गए। कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है आपको क्या मिला, ज़रूरी है आपके लिए क्या बेस्ट है। तो अगर APJ अब्दुल कलाम एयरफोर्स में हो जाते तो सपना ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पहुँचते? पायलट तक। लेकिन इनको तो राष्ट्रपति बनना था, मिसाइल का आविष्कार करना था, परमाणु बम का खोज करना था, तो कहाँ नॉर्मल सी चीज़ में रह जाते। तो इनको एयरफोर्स की नौकरी नहीं मिली, 1 रैंक से पीछे रह गए। 8 लड़के सेलेक्ट हो गए। और उत्तराखंड में ही पड़ती है ऋषिकेश पहाड़ों में घूमने निकल गए, तो नदी के किनारे टहल रहे थे, तो एक ऋषि ने इनको देखा, अरे बेटा इधर आ जाओ, फिसल जाओगे, गिर जाओगे। तो गए उदास मन से, तो कहें बेटा क्या दिक्कत है? तो कहा कि सर क्या बताएं, मैंने सपना देखा था एक बचपन से उड़ने का, और मैं कैसे घर जा कर के बताऊंगा कि मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में नहीं हुआ है। तो ये जैसे ही ऋषि से बताते हैं, ऋषि ने कहा बेटा अगर सच में अपने ईमानदारी मन से मेहनत किया है तो सपना किसी न किसी रूप में पूरा होगा। फिर उसके बाद वो दिल्ली का जो इंटरव्यू साइंटिस्ट वाला देते हैं, वो साइंटिस्ट में पास हो जाते हैं, और ये विक्रम साराभाई के साथ दिल्ली चले जाते हैं, इसरो में काम करने लगते, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगते। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। इसरो में काम किए, मिसाइल पर का पहले SLV-3 बनाए, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए। फिर उसके बाद 1979 में क्या किए, सैटेलाइट लॉन्च करना हुआ कि अपने सैटेलाइट रख करके भेजा जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा। तो जब अंतरिक्ष में जाने के पहले वो आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाता, वो गड़बड़ हो जाता। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही सतीश धवन से इनके चीफ थे, तो सतीश धवन के अंडर में भी काम कर रहे थे, इनके साथ ब्रह्म प्रकाश एक प्रोफेसर थे। तो ऐसे करके महान लोगों के साथ काम किए। फिर पृथ्वी, नाग और अग्नि मिसाइल बनाए। 1980 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया, यानी परम विभूषण पुरस्कार 1990 में दिया गया। 1997 में भारत रत्न मिला, और 1998 में परमाणु परीक्षण पोखरण में किए। जब दुनिया दहल गई कि ये क्या था, उसका कुछ समय बीता, तो एक समय कॉलेज में क्लास ले रहे थे, तो अटल बिहारी जी ने फ़ोन किया कि APJ अब्दुल कलाम, तो फ़ोन उठाए तो कहें कि जो भी उठाया होगा फ़ोन उनका, तो कहें कि सर बता दीजिए कि सर अभी क्लास में हैं, बाद में बात करेंगे। सोचो देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, तो कहें सर अभी क्लास में है, बाद में बात करेंगे। तो ये थे हमारे महान पर्सनालिटी के स्वामी। उसके बाद क्या हुआ, 2002 का समय आया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। कहें सर राष्ट्रपति की सीट खाली है, सर आप आ जाइए। तो कहें सर अभी 1 घंटे का समय दे दीजिए, सोच करके बताऊंगा। पहले मंत्री के लिए पेशकश कर चुके थे, तो APJ अब्दुल कलाम ने मना कर दिया था, क्योंकि परमाणु परीक्षण पर कार्य चल रहा था। तो कहें
कि अब क्या किया जाए। तो कहें सर 1 घंटे का समय दे दीजिए, सोच के बताएंगे। तो अटल बिहारी जी ने कहा कि सर समय 1 घंटे का नहीं, 1 दिन का ले लीजिएगा, लेकिन जवाब हाँ में चाहिए, अब हमें ना नहीं सुनना है। तो 2002 में राष्ट्रपति रहे, 2002 से 2007 तक। तो ये जब राष्ट्रपति थे तो बहुत ही ईमानदारी से राष्ट्रपति पद का कार्य किए, और राष्ट्रपति पद पर रह करके इन्होंने अपने जैसे रिश्तेदार इनके आए कि दिल्ली वगैरह घुमा दो, तो घुमाने में उनका रूम का रेंट, चाय पियेंगे, दूध पियेंगे, सरकारी सामान कुछ नहीं यूज होना है, एक एक लिखना चीज़ का कितना खर्च हुआ, 3,52,000 या 3.5 लाख के आसपास इन्होंने अपने पेमेंट से पैसा किया। ये थे हमारे देश के ईमानदार, जिसे हम ईमानदार लीडर महापुरुष के नाम से कहते हैं। और परमाणु परीक्षण किए, मिसाइल बनाए, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। शायद एयरफोर्स में हो जाते हैं, अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो कहाँ इतना बड़ा सपना ये सब पूरा हो पाता। राष्ट्रपति के बाद क्या थे ये, जब राष्ट्रपति पद पर रहे तो एक ऐसा ही गार्डन था, मुगल गार्डन, वहीं पड़ता है संसद भवन में, जहाँ दिल्ली में। तो वहीं मुगल गार्डन में एक दिन घूमते हुए देखें कि सिक्योरिटी गार्ड ठंड के मारे कांप रहा है। तो उनको नोटिस किए और कहें इनको हीटर की व्यवस्था करो और गर्मी में पंखे की व्यवस्था। काइंड हार्टनेस कितनी बेस्ट थी इनकी कि अपना जैसे दूसरे का दुख समझ करके अपना दुख। अगर आप किसी को दुखी देखकर या परेशान देख करके वास्तव में आप परेशान होते हैं तो ईश्वर ने आपको इंसान बनाने में कोई कमी नहीं की। फिर ऐसा ही देखें कि एक दिन सारे मोर दाना चुग रहे थे, एक मोर दाना नहीं चुग रहा था। तो APJ अब्दुल कलाम ने नोटिस किया कि ऐसा क्यों है, तो उसका इलाज कराएं, प्रॉपर ICU में रहा, उसका इलाज करा के जब ठीक होके आ गया तो उसको उसी मुगल गार्डन में छोड़ दिए। तो ये थे हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल भरे पड़े हैं ऐसे हमारे महान APJ अब्दुल कलाम के। आप पहले तो इसरो में काम किए, उसके बाद कुछ दिन बाद DRDO में चले गए, 1982 से DRDO में रहें, फिर 1992 से 1999 तक ये वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं। 1981 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला और 1990 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1997 में भारत रत्न मिला, 1998 में परमाणु परीक्षण किए, 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं मोटिवेट करना चाहता हूं IIT, इंजीनियरिंग, MIT जितने भी बच्चे हैं वहां के, उनको मोटिवेट करते समय 27 जुलाई 2015 को शिलांग में बच्चों को मोटिवेट ही कर रहे थे। हृदयघात की वजह से इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। मृत्यु तो हो गई, कहते हैं जो इंसान आया है जाएगा ज़रूर, ज़िंदगी उसी की जिसकी मौत पर ज़माना अफसोस करे, यूं तो हर शख्स आता ही है मरने के लिए। तो आज भी सभी के दिलों में राज करते हैं हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इतने महान पर्सनालिटी के व्यक्ति होने के बाद भी कभी एक बहुत अच्छा इनका पहनावा से लेकर के गलत यूज नहीं किए, 1 पैसे का जो भी था अपने जितने भी राष्ट्रपति भवन के कमरे थे उनकी लाइट बंद करा देते थे ताकि देश को लाइट मिलती रहे। तो नमन है ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने देश को इतना कुछ दे करके गए। तो हमें महान पर्सनालिटी के व्यक्तित्व के स्वामी APJ अब्दुल कलाम से सीखना चाहिए। इन्होंने कहा था सीढ़ी जैसे पहाड़ का लुक डायरेक्ट चढ़ के नहीं लेना चाहिए, घूमते हुए। कहें कि हर इंसान का एक सपना होना चाहिए, उस सपने को पूरा करने के लिए ईमानदारी और लगन से मेहनत करना चाहिए और हार्ड वर्किंग करना चाहिए। कहें जहाँ तक का रास्ता आपको दिखाई देता है वहाँ तक आप जाइए, उसके आगे का रास्ता वहाँ जाने के बाद दिखाई देगा। जय हिंद साथियों।